अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम जानेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आयनिक कंपाउंड है या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, और एम्पिरिकल फार्मूले की इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से हम अगर परसेंटेज कंपोजिशन हमें दी जाए उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये किसी भी एक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इसे हम कहते हैं कि ये उस एलिमेंट उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका फार्मूला है H2O2, अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो देखें तो 2 से जो है वो कट हो जाएगा। इसका जो सिंपलेस्ट रेशो बनती है वो बनती है HO। इसी तरीके से अगर हम देखें पानी को, तो जो पानी है इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे H2O ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो के अंदर मौजूद है, इस वजह से वाटर का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। इसी तरीके से हमारे पास है बेंजीन C6H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो 6 के साथ अगर हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे इसकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनेगी वो बनेगी CH। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए हम जानते हैं कि किसी भी एक आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जो आयनिक कंपाउंड है ये बेसिकली आयन से बनता है, बेसिकली ये आयन से बनता है और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयंस को देखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी एक बाइनरी कंपाउंड है जिसके अंदर हम देख लेते हैं NaCl और कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, और इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम है और क्लोराइड है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि अपनी सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म के अंदर मौजूद हो, जिसकी रेशो आयंस के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशो बताता है आयंस के बारे में, जबकि जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है उस कोवलेंट कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट रेशो होती है वो बेसिकली एटम्स के बारे में हमें बताती है। अब हम बात कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की इम्पोर्टेंस की। एम्पिरिकल फार्मूले की अगर हम बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल जो उसके हकीकी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये बिल्कुल हमें सिंपलेस्ट जो रेशोज़ होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एक्सरसाइज के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्यों, वाई 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसकी वजह ये होती है कि सिंपल ये हमें जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है, सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है। इस वजह से सिंपलेस्ट रेशो दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, जैसे मिसाल के तौर पर एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन के अंदर 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। ऐसे ही बेंजीन है जिसके अंदर 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो देखें तो इसकी भी CH बनेगी, इस कंपाउंड की भी जो सिंपलेस्ट रेशो है उसकी भी CH ही बनेगी। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम है। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताता। इस वजह से एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफरेंट होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड है एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला है CH3COOH। अगर इस कंपाउंड के अंदर देखें तो हमारे पास 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। और जबकि ग्लूकोज जो है उसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इस कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अगर इन दोनों कंपाउंड्स की आप सिंपलेस्ट रेशो देखें तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी वो बनेगी CH2O। तो ये जो CH2O है ये इन दोनों कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो इस एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में अगर हम देखें तो ये हमें किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर्स के बारे में नहीं बताता। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जब नहीं बताएगा
तो कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो दो कंपाउंड्स का सेम हो सकता है। तो ये इसका आंसर बन जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरानी बुक्स जो थी इंटरमीडिएट की, उसके अंदर ये पहले चैप्टर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हम ये चीज़ बच्चों को बताते थे कि किस तरीके से आप किन स्टेप्स को इस्तेमाल करके किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आप बता सकते हैं। तो ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके 5 स्टेप्स हैं। किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने के 5 स्टेप्स हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है? डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। जो भी आपके पास गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड की आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए। परसेंटेज कंपोजिशन का अगर आपको पता होगा तो फिर आप उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं? डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट जो उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं इंडिविजुअली। अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे? ये हम फाइंड करते हैं बाय डिवाइडिंग मास ऑफ ईच एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन बाय इट्स एटॉमिक मास। कि उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं जो उसकी परसेंटेज है या जो उसका मास आया है, उस मास को आपने क्या करना है कि उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देना है। इस बात को समझने के लिए हम आगे 2 एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ पे इस बात की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना याद रखिए कि जब भी आपने किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट के मोल्स फाइंड करने हैं तो उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी या उसका जो मास होगा, जो कि परसेंटेज मास होगा, वो मास जो है उसको हम डिवाइड करेंगे उन एलिमेंट्स के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस के ऊपर। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे उस एलिमेंट के। ये होगा हमारे पास सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? डिटरमाइन एटॉमिक रेशियोज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर अब हम क्या करेंगे? तीसरे नंबर के अंदर हम एटॉमिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। अब एटॉमिक रेशियोज जो है ये क्या होती हैं? ये एटॉमिक रेशियोज जो होती हैं, अगर हमने ये निकालनी है, हम क्या करेंगे? हम हर जो एलिमेंट के जो मोल्स हैं, मिसाल के तौर पर 3 एलिमेंट आपके पास आए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके जो मोल्स हैं उन तीनों के जो मोल्स आपने निकाले हैं उसके अंदर जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को आपने तीनों को डिवाइड कर देना है। उन तीनों कंपाउंड को जब आप स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एटॉमिक रेशियोज आ जाएंगी। इसको भी हम देखते हैं एग्जांपल के अंदर, तब आपकी इसकी जो है मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। और चौथे नंबर पे क्या है? इफ़ ऑब्टेन्ड एटॉमिक रेशियो इज़ ए सिंपल होल नंबर। अब जो आपने एटॉमिक रेशियो निकाली है, अगर वो सिंपल आपको होल नंबर की फॉर्म में आ गई है, होल नंबर का मतलब ये है कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इसके अंदर डेसिमल के अंदर वैल्यू नहीं आई, तो वो होल नंबर कहलाएगा। अगर आपकी एटॉमिक रेशियोज जो है वो होल नंबर के अंदर आ गई हैं, इट गिव्स एम्पिरिकल फार्मूला, तो वही उसका क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा। लेकिन अगर वो एटॉमिक रेशियोज जो हैं वो मल्टीपल के अंदर, होल नंबर रेशियोज की बजाय वो डेसिमल के अंदर आ गई हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर आपने क्या करना होता है कि उन रेशियोज़ को, वो जो रेशियोज़ आई हैं, आपने उसको किसी एक सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको एक होल नंबर रेशियो मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ आई हैं ऐसी जिसके अंदर 1.5 है, फिर आगे भी 1.5 है, फिर आगे 2.5 है, अब ये होल नंबर नहीं है, तो ये जो 0.5 आया है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक डेसिमल जो है इसके अंदर ये ख़त्म हो जाए। इस तरीके से जब वो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा उसको फिर आपने तीनों एलिमेंट्स के साथ मिला देना है, तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और 5वें नंबर पे क्या है? द होल नंबर रेशियो एज अ सबस्क्रिप्ट फॉर द एलिमेंट टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला। वो जो होल नंबर रेशियो होगी किसी भी एलिमेंट की, आपने उसको एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना होता है।
सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के जो वैल्यू आई है आपने उस एलिमेंट के नीचे उसको लिखना होता है स्मॉल। जिस तरह यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं जैसे C6H6, ये यहाँ पे नीचे जो हम लिखते हैं इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से आप इसको एज अ सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपके पास वो जो रेशो है वो आपको एम्पिरिकल फार्मूला बता सके। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं जो हमने करने होते हैं। इन 5 स्टेप्स को हम 1 बाय 1 करते हैं ताकि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स को देखते हैं। अब पहली एग्जांपल है 15.11। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड शो इट टू कंटेन 25.26% मैग्नीशियम एंड 74.74% कैल्शियम, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी गई है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी गई है। अब उसके अंदर 2 एलिमेंट है उस कंपाउंड के अंदर, एक मैग्नीशियम है और एक क्लोराइड है। अब मैग्नीशियम की जो परसेंटेज है वो बनती है 25.26%, जबकि क्लोरीन की जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 74.74%। तो ये इसकी इंडिविजुअल परसेंटेज आ गई। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे क्योंकि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन, वो ऑलरेडी उसने हमें दी हुई है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। ये कितनी है 25.26। और अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ये कितनी है 74.74%। तो ये जो परसेंटेज होती है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड की जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है ये बेसिकली इसको हम मास परसेंटेज भी कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन है 25.26, तो इसका जो मैस होता है ये बेसिकली किसके इक्वल आएगा, 25.26 ग्राम के बराबर होगा, 25.26 ग्राम्स के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी परसेंटेज ये है, इसका मैस भी कितना होगा 24.74 ग्राम्स। तो पहले नंबर पे आप लोगों ने जो परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी जाएगी वो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो बेसिकली मास के बराबर है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ इसलिए हमने यहाँ पे लिखी थी कि जब आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं ना, तो आपने हर एलिमेंट का जो मास है जो कि उसकी परसेंटेज कंपोजिशन होती है, जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है बेसिकली उसका मास होता है। तो इसलिए हम इसको किस में लिख लेंगे, यहाँ पे ग्राम्स में लिख लेंगे। अब ये हमारे पास एक स्टेप था। अब हमने इनके मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो इंडिविजुअल मासेस हैं, एटॉमिक मासेस, हम इनको इस पे डिवाइड कर दें। अब हम इनको इनके इंडिविजुअल मासेस के ऊपर डिवाइड करते हैं ताकि मोल्स फाइंड कर लें। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करने का जो तरीकाकार होगा, इसको हर एलिमेंट का जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास होता है हम उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का मास कितना है 25.26, जबकि अगर हम बात करें क्लोराइड की तो इसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन थी, जो इसका मैस था, इसको भी हम किस पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस के ऊपर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हमने फाइंड करने हैं, यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम के आ जाएंगे जो कि 24 होता है इसका इंडिविजुअल एटॉमिक मास। और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। तो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों के जो मैसेज हैं एटॉमिक मासेस, उसके ऊपर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब जब हम 25.26 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.05 मोल्स। जबकि जब 74.74 को 35.5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.10 मोल्स। ये इन दोनों के क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब जब मोल्स आ जाएंगे तो तीसरा स्टेप क्या होता है, हमने एटॉमिक रेशियोज फाइंड करनी होती है।
थर्ड स्टेप क्या होता है, एटॉमिक रेशियोज फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियोज कैसे फाइंड की जाती हैं? एटॉमिक रेशियोज कैन बी फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब इन दोनों में देखें, जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। अब दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? वो है 1.05। तो हम क्या करेंगे, मोल रेशियोज फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं तीसरा स्टेप, क्या हमने फाइंड करनी है? मोल रेशियोज। तो मोल रेशियोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे। 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05, जबकि इसको 2.10 था, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 1.05 पे। दोनों को हम इस पे डिवाइड कर देंगे। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखें हमारे पास होल नंबर वैल्यू आ गई है। चौथा स्टेप हमारे पास क्या होना था, इफ़ ऑब्टेन्ड एटॉमिक रेशियो इज़ अ सिंपल होल नंबर। कह रहा है अगर आपके पास जो वैल्यू आ गई हैं वो अगर सिंपल होल नंबर में आ गई हैं तो उसका मतलब क्या है, इट गिव्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो फिर यही आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन बिल फर्ज के यहाँ पे ये वैल्यू होल नंबर की फॉर्म में ना आती, इसके साथ डेसिमल के साथ भी कोई वैल्यू आ जाती, फॉर एग्जांपल 1.35 हो जाता या 1.5 हो जाता, तो फिर हमने क्या करना था, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप चलना था। क्या करना था हमने, मल्टीप्लाई दिस रेशो विद सूटेबल डिजिट टू गेट होल नंबर रेशो। तो फिर हमने इस वैल्यू को किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर आ जाएगा, और वो जो होल नंबर होगा बेसिकली वही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और उसको हम एज अ सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी होल नंबर वैल्यू आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कंपाउंड है, जैसे कि उसके अंदर मैग्नीशियम है और क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम के साथ एक यहाँ पे एटम आ जाएगा, क्लोराइड के साथ 2 आ जाएंगे, तो ये जो होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ MgCl2। तो ये जो फार्मूला है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एग्जांपल है 15.12, मतलब 12वीं एग्जांपल है यहाँ पे। इसमें क्या कह रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बाई मास इज 64.8% कार्बन, 15.62% हाइड्रोजन एंड 21.58% ऑक्सीजन। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इन तीनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन उसने हमें दे दी है, जिसके अंदर कार्बन जो है वो 64.8% है, हाइड्रोजन जो है वो 15.62% है और ऑक्सीजन जो है वो 21.58% है। कह रहा है इसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपने इसको जहन में रखना है, ऑलरेडी हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिल चुकी है। सेकंड हमने क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो परसेंटेज है ये बेसिकली इसका मास है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है ये बेसिकली इसका मास है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है ये बेसिकली इसका मैस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन की। नंबर ऑफ मोल्स ये हमने फाइंड करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन का 64.8% है और ये बेसिकली क्या है, इसके मास के बराबर है, 64.8 ग्राम्स के। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा, ये है 15.62%। तो ये बेसिकली इसके मास के बराबर है, जो कि ये बनेगा 15.62 ग्राम्स, 15.62 ग्राम्स। और इसी तरीके से हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए जो मास आएगा वो कितना आएगा, 21.58 ग्राम्स। इसकी जो परसेंटेज होगी ऑक्सीजन की वो उसके बेसिकली
मास के बराबर होगी। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मासेस हैं, हर एलिमेंट का जो मास है उसके एटॉमिक मास के ऊपर हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 64.8 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, 12 के ऊपर। ऐसे ही हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, इसके अगर हमने मोल्स फाइंड करने हैं इसके लिए आ जाएगा 15.62। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम 1 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमने मालूम करने हैं ऑक्सीजन के मोल्स तो हम क्या करेंगे, 21.58 को डिवाइड कर देंगे 16 के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। हमने क्या किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। जब हम 64.8 ग्राम्स को 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा 5.4 मोल्स। ये बन जाएंगे हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 15.62 मोल्स। यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन की तो यहाँ पे आ जाएंगे 1.38 मोल्स। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअली हर एलिमेंट के मोल्स को फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्टेप होता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करनी होती है, मोल रेशियोज़ को फाइंड करना होता है। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, हम क्या करेंगे, मोल रेशियोज़ फाइंड करेंगे। तो मोल रेशियोज़ को फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस की है कि जितने भी एलिमेंट के जो मोल्स हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, हमने उन मोल्स को तीनों को उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। जब हम सबसे छोटी वैल्यू को तीनों के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल रेशियोज़ आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5.4 मोल्स को हम डिवाइड करेंगे 1.38 पे, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, मोल रेशियोज़ आ जाएंगी। 15.62 को डिवाइड करें 1.38 पे, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की मोल रेशो आ जाएगी। और अगर हम 1.38 को डिवाइड कर दें 1.38 पे, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की मोल रेशो आ जाएगी। तो 5.4 को जब हम 1.38 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 10, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1। तो ये हमारे पास आ गए मोल रेशोज़। तो हमने मोल रेशोज़ को भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखें, जो मोल रेशोज़ आई हैं ये हमारे पास होल नंबर है। जब ये होल नंबर के तौर पे आ जाएंगे, इट मीन्स कि यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अब हम इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो इस तरह लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज़, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे कार्बन जो है वो 4 है, हाइड्रोजन जो है वो 10 है, ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 1 है। तो ये इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू होल नंबर के अंदर आई थी, इस वजह से यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, आप यहाँ से कोशिश करें जो आपकी बुक के ऊपर जैसे लिखा है आप इसको उसी तरीके से करें। पहले आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर आपने मोल रेशोज़ निकालनी है। अगर तो वो होल नंबर के अंदर आ जाती हैं तो वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और अगर वो होल नंबर के अंदर नहीं आती तो फिर आपने इसको सूटेबल डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है ताकि आपको होल नंबर मिल जाए। तो ये था आज का लेक्चर, और आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने ठीक तरीके से करना है। अल्लाह हाफ़िज़।